Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. ये हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम चैप्टर कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का। आज उसकी थर्ड वीडियो है, तो देखते हैं आज क्या करते हैं इस वीडियो में। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज़ अ बजट, के बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम आते हैं कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं बजट के बीच में क्या क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। सो बेसिकली देखो, मैंने आपको बजट दिखाया भी है कि बजट कैसा होता है। उसके बीच में अगर आप उसको रिकॉल करो, आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो तो उसमें हमने गवर्नमेंट बजट में हमने दो ही चीज़ें देखी थी ज़्यादा, बजट की रिसीट्स और बजट की एक्सपेंडिचर। जो बजट के सारे खर्चे और बजट की जो इनकम है वो सारी हमने देखी थी। बजट बेसिकली हमें होता भी यही है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और उस पीरियड में हमारे क्या जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर जो है हमारे एक्सपेंसेस हैं और कहाँ कहाँ से हमारा रेवेन्यू आना है वो सब हम डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में यही दो चीज़ें, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बट इनको अब हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बजट रिसीट्स की, कि बजट रिसीट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बजट रिसीट्स शोज अ डिटेल्ड समरी ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ ईयर। बजट रिसीट्स में ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दो हमारी चीज़ें आ रही हैं, पर वो जो बजट रिसीट्स है उसकी आगे बाइफिकेशन है, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, वो ड्यूरिंग द ईयर गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ से उसके रेवेन्यू रिसीट्स आनी है या कैपिटल रिसीट्स आनी है वो सब आएंगी। सो यही मैंने आपको एक सिंपल डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू आपको मैंने दिखाने की, समझाने की कोशिश की है, ताकि आप इजीली उसको रिकॉल कर सको कि बजट रिसीट्स में दो चीज़ें आती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, सो पहले हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं। तो देखो बेटा, जो भी रेवेन्यू रिसीट्स हैं बेसिकली पहले हम उसकी बात करेंगे। वो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? वो होती हैं जहाँ से हमारे को रेवेन्यू खर्च इनकम आनी है। ये ऐसी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं जिससे ना तो हमारा कोई एसेट बनता है, मींस ना हम कोई एसेट खरीदते हैं, और ना हमारी कोई लायबिलिटी कम हो रही है। गवर्नमेंट की ना लायबिलिटी कम हो रही है, ना कोई गवर्नमेंट एसेट खरीद रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एसेट खरीदता है तो वो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, रिसीट तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमने एसेट बनाया है। जब हम एसेट खरीदते हैं तो हमारी इनकम कम होती है, तो वो कैपिटल इन नेचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। हमने यहाँ पे वो बात नहीं करनी है। रेवेन्यू रिसीट्स इसीलिए वो चीज़ें होती हैं जिसके दीज आर द रिसीट्स इन विच द गवर्नमेंट रिसीट्स विच नीदर क्रिएट्स एसेट एंड नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। ना तो वो एसेट क्रिएट करता है, ना वो लाइबिलिटी रिड्यूस करता है। और इसके अलावा जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो हमारी कोई लायबिलिटी फ्यूचर के लिए भी नहीं बनाते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट बाउंड हो जाती है कि गवर्नमेंट को उसके फ्यूचर में उसको हम जो वहाँ से जो उसने रेवेन्यू रिसीट की है वो रेवेन्यू रिसीट के बदले में उनको कुछ देना पड़ेगा। सो रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट फॉर रीपेमेंट। ठीक है, दोबारा देने की कोई लायबिलिटी नहीं है। मीन्स रेवेन्यू रिसीट्स में अपने वो चीज़ें लेनी है जहाँ पे गवर्नमेंट की कोई देनदारी नहीं बनती है, ना तो वो कोई एसेट बनाते हैं। ठीक है, अब ये हम डिटेल में देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं रेवेन्यू रिसीट्स के। बेसिकली ये दो तरह के, एक टैक्स रिसीट्स आ जाती है, एक नॉन टैक्स रिसीट्स आती हैं। टैक्स रिसीट्स में हमारी इनकम टैक्स आ जाएगा, कॉरपोरेशन टैक्स आ जाएगा, गिफ्ट टैक्स आ जाएगा, एस्टेट ड्यूटी आ जाएगी, कस्टम ड्यूटी आ जाएगी, एक्साइज ड्यूटी आ जाएगी, एंड जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ जाएगा। ठीक है, एंड नॉन टैक्स रिसीट्स में हमारी फ़ीस आ जाएगी, फाइन्स आ जाएंगी, एसजीट आ जाएगी, स्पेशल असेसमेंट आ जाएगी, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज आ जाएंगी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G आ जाएगी, एंड ग्रांट्स एंड डोनेशंस आ जाएंगी। बच्चे, ये जो टैक्स रिसीट्स है ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी डिटेल में कि टैक्स रिसीट्स हमारे पहले कौन कौन से तरह के टैक्स होते हैं, और ये सारे के सारे टैक्सेस उसके बीच में हमारे डिस्कस हो जाएंगे, उनके बीच में आपकी एग्जांपल्स के साथ सारे पता चल जाएंगे आपको।
तो अभी हम डिस्कस करते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स पहले, ठीक है। नॉन टैक्स रिसीट्स वो होती हैं जिनके बीच में वो बेसिकली दीज आर द रिसीट्स विच अराइज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। ये वो रिसीट्स हैं जहाँ पे कोई टैक्स की इनकम नहीं आती है हमारे पास, फिर टैक्स के बिना और इनकम जो आती हैं उन चीज़ों को हम बोलते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है। इसके बीच में सबसे पहले फ़ीस है। फ़ीस बेसिकली वो एक पेमेंट होती है जो इट इज़ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट इट रेंडर्स टू द पीपल। जो गवर्नमेंट लोगों को सर्विस रेंडर करती है, हम लोगों को उसके बदले में थोड़ी सी फ़ीस पे करनी पड़ती है। वो जो हमें फ़ीस पे करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं, इसमें नॉन टैक्स रिसीट्स में आ जाती है वो फ़ीस, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी इसमें कोई कमर्शियल हमारी सर्विस नहीं होगी, ये हमारी कमर्शियल सर्विस नहीं है, इसको आपने ध्यान रखना है। ये पेमेंट हो रही है, सिर्फ जो फ़ीस जो है वो पेमेंट नहीं है, वो सिर्फ आपकी कोई आपने गवर्नमेंट ने आपको कोई सर्विस दी है उसके बदले में आप उनको उसकी जो पेमेंट कर रहे हो उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल सर्विसेज जो गवर्नमेंट पीपल को लोगों को प्रोवाइड करती है उसके लिए जो हमने सर्विस देनी या फीस देनी होती है उसको हम कहते हैं। जैसे आप लगा लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। लैंड घर खरीदा है या लैंड खरीदा है, आपको रजिस्ट्रेशन पे फ़ीस देनी पड़ेगी। वो जो रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के थ्रू होती है, तो गवर्नमेंट आपको ये सर्विस प्रोवाइड करिए, उसके इन रिटर्न आप उनको एक फ़ीस दे रहे हो, दैट इज़ योर दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ फीस, ठीक है। जैसे इसमें लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस अभी मैंने आपको बताई, ऐसे आपकी बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो हमारी इसमें, ये पासपोर्ट आप बनवा रहे हो, कोर्ट की कोई फ़ीस है, वो सारी की सारी फ़ीस जो हमारी आ जाएंगी वो इस हेडिंग के अंदर है, ठीक है। सेकेंड कम्स योर फाइन्स। फाइन्स बेसिकली वो होता है जो आपने वो पेमेंट करनी है जहाँ पे आप लोगों ने अगर मतलब नॉट ऑल बट इफ़ समबडी ब्रेक्स द लॉज, अगर कोई लॉ को ब्रेक करता है, गवर्नमेंट का रूल को कोई ब्रेक करता है, उसके बदले में हमें जो फ़ाइन देना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगी, उसको हम कहते हैं फाइन्स, ठीक है। ये इसमें बेसिकली जो फाइन्स की मतलब फाइन्स में जो हम पेमेंट करती है, जो पब्लिक पेमेंट गवर्नमेंट को करती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई एम रेवेन्यू जनरेट करने का नहीं है, बट गवर्नमेंट का एम बेसिकली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द इकोनॉमी होता है, ठीक है। और पीपल शुड बी रिस्पेक्टेबल टू ऑल एंड पीपल शुड बी रिस्पेक्टेबल टू द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए ये फाइन्स पेमेंट जो है वो पीपल देते हैं, लॉ ब्रेकर्स जो ब्रेक करते हैं लॉ वो लोग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अवर एस्चीट। एस्चीट बेसिकली आपकी देखो वहाँ पे आती है, कहीं समटाइम्स आपने कभी देखा होगा, समटाइम्स क्या होता है कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी जिसमें जो मतलब सर्वाइवर्स थे उस प्रॉपर्टी के, जो जिनकी वो प्रॉपर्टी थी वो एक्सपायर हो गए और वहाँ पे कोई उनका लीगल हायर उस प्रॉपर्टी का नहीं आया। जब उस प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर नहीं आता है तो उस केस में वो प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की बन जाती है और उसमें गवर्नमेंट जो है उसको सेल ऑफ करके या उसको यूज़ करके जैसे मर्जी गवर्नमेंट उसमें से कुछ रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसको हम एस्चीट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट वो होती है बेटा, अब जैसे आपने देखा होगा नेशनल हाईवे बनते हैं या रोड्स कहीं पे ब्रॉडर हो रही हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपकी रोड्स के बिल्कुल साथ में या हाईवे के बिल्कुल साथ में जो आपकी प्रॉपर्टी आती है, लोगों की प्रॉपर्टी, वहाँ से उनको उतनी प्रॉपर्टी अपनी छोड़नी पड़ती है ना। और उसके कारण जो है वो जो प्रॉपर्टी उसको छोड़नी पड़ती है और जो उनके नेबरिंग के जो एरियाज़ के जो जब डेवलपमेंट होती है तो वो प्रॉपर्टीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो वो रेट जो ज़्यादा हो जाता है तो वो जो ओनर्स होते हैं उन प्रॉपर्टीज़ के, उन लोगों को, वो लोग ये पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को जो उनकी एप्रिसिएशन हुई है वैल्यू में ड्यू टू द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, उसको हम स्पेशल असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स
इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस मीन्स जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस से प्रॉफिट जनरेट करती है गवर्नमेंट, वो सारी हमारी नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। जैसे आप ले लो, आपका ये जो भिलाई स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है, जितने स्टील प्लांट्स हैं वो हो गए, या आपका कोई इंडियन रेलवेज होगी, इंडियन ऑयल हो गया, ये अनगल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री होगी, इन सारी जगह से जो पब्लिक ये सेवरल एंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट ने ओन की हुई हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, तो यहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो सारा का सारा नॉन टैक्सेबल है। ठीक है। नेक्स्ट कम्स इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। 2G और 3G की सेल से जो इनकम जनरेट कर रही है गवर्नमेंट, दैट इज़ योर नॉन टैक्स रिसीट्स। देन कम्स ग्रांट्स एंड डोनेशंस। ग्रांट्स एंड डोनेशंस क्या है? बेसिकली जब कोई नेचुरल कलामिटी आ जाती है, कोई डिज़ास्टर हो जाता है, फ्लड आ गया, फमीन आ गया, या आप देख लो कोई जैसे पेंडेमिक आ गया इन टूडेज इरा, अभी जैसे कोविड-19 आ गया है, तो इन केसेस में जो गवर्नमेंट को लोग ग्रांट्स देते हैं या डोनेशंस लोग देते हैं, दैट दीज आर नॉन टैक्स रिसीट्स। ठीक है। तो ये सारी आपकी नॉन टैक्स रिसीट्स आ जाती हैं। तो अब ये तो था आपकी जो कंपोनेंट्स, रेवेन्यू रिसीट्स के कंपोनेंट्स हैं वो नॉन टैक्स के। अब हम बात करते हैं टैक्स की। तो इसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू, ये फ्लो चार्ट के हिसाब से आपको मैंने टाइप्स ऑफ टैक्सेस बताने की कोशिश की है। पहले आता है आपका 3 तरह के टैक्सेस हैं, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, वैट या वैल्यू एडेड टैक्स, और एंड स्पेसिफिक टैक्सेस, और नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये जितनी हमने टैक्स रिसीट्स की हमने बात की है, ये सारी की सारी जितनी आइटम्स है वो सारी इन तीनों में के अंदर कवर हो जाएंगी। ठीक है। सो सबसे पहले आती है हमारी प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स में क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स बेसिकली वो होता है, वो ऐसा टैक्स रेट है जो हमारे इंडिया में फॉलो होता है बेसिकली, जिसमें अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पर्टिकुलर हाउस होल्ड, particular person, you can say, the tax rate increases. For example, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे जिन लोगों की इनकम 2 लाख रुपीज़ से 5 लाख रुपीज़ के बीच में आती है, उनके ऊपर टैक्स आता है 10%। ठीक है। मीन्स बिफोर 2 लाख, जिनकी कम 2 लाख से कम की इनकम है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मीन्स जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिविंग टैक्स हुज एनुअल इनकम इज़ लेस देन 2 लाख रुपीज़, राइट। जिनकी 2 से 5 के बीच में, 2 लाख से 5 लाख के बीच में आ रही है, उनको 10% देना है। देन कम्स जिनकी 5 लाख से 10 लाख के बीच में आ रही है, उनको 15% देना है, एंड सो ऑन। मीन्स जैसे जैसे आपकी इनकम राइज हो रही है, वैसे वैसे आपका टैक्स जो है आपका बढ़ रहा है। इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरी तरह का टैक्स हमारा आता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स वो है, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स में जो है बर्डन पुअर के ऊपर ज़्यादा नहीं आता, बट रिग्रेसिव टैक्सेस में पुअर लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन आता है देन द रिच पीपल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रिग्रेसिव टैक्सेस में क्या, अगर एक कांस्टेंट टैक्स रेट लगा दिया जाए, मान लो 10% लगा दिया जाए इनकम के ऊपर, तो अगर किसी इंसान की 10 लाख इनकम है, राइट, या चलो 10 लाख बहुत ज़्यादा होगी, लेट इट बी 4 लाख इनकम है, तो 4 लाख के ऊपर उसने 10% टैक्स दिया। कितना टैक्स दिया? 40,000। इवन दो उसके पास 3,60,000 रुपीज़ उसके पास पड़े हैं जिनके साथ वो खर्चा कर सकता है। अब मान लो किसी इंसान की इनकम 10,000 है, 10,000 पे वो 10% देगा। अगर वो उसके ऊपर टैक्स देता है, मीन्स 1,000 रुपीज़ वो टैक्स दे देता है, तो 9,000 रह गए। उसके पास जो इनकम कितनी रहेगी? थोड़ी रहेगी ना, 9,000। सो तो रिच पीपल है, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर बर्डन इतना नहीं आता, पर जो पुअर पीपल है उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा आता है। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है आपकी वैट टैक्स और आपका
स्पेसिफिक टैक्स, वैट टैक्स मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। वैल्यू एडेड टैक्स बेसिकली होता है जैसे जैसे आपकी कमोडिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट लगता है। मीन्स आपकी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे आपका एक गुड जा रहा है, तो जैसी जिस स्टेज पे जितनी उसकी वैल्यू ऐड हुई है उसके ऊपर उसका टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसकी जो है बेसिकली बहुत अच्छी एक एग्जांपल जो है वो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, मीन्स इसके बीच में वैल्यू ऐड, जो भी वैल्यू ऐड आपकी हो रही है एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे पहुंचने के लिए कमोडिटी की, तो उस टैक्स पे जितनी उसकी वैल्यू ऐड हुई है उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्स लगेगा, दैट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। और स्पेसिफिक टैक्स वो होता है जो बेसिकली सीधा ही कमोडिटी के ऊपर लगता है, उसके साइज, वेट या यूनिट्स के ऊपर, उसको हम स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। एंड योर लास्ट कम्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली उसके ऊपर लगता है जो इनकम कमा रहा है, जिसने इनकम अर्न की है उसके ऊपर डायरेक्टली टैक्स आता है। जैसे हम कह देते हैं हमारा इनकम टैक्स हो गया, वो डायरेक्टली उसी बंदे को देना है, nobody else is there to give the tax, he is only responsible to give the tax। जैसे आपकी एग्जांपल ले लो, इसकी इनकम टैक्स होगी, कॉरपोरेशन टैक्स होगी, गिफ्ट टैक्स होगी या वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉफिट टैक्स हो गया। ठीक है, ये सारे आपके डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट कम्स इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो होता है जिसके बीच में आपका इनिशियली बर्डन एक के ऊपर पड़ता है, किसी के ऊपर पड़ता है और उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर पड़ता है, ताकि उस केसेस में क्या है कि आप अपना बर्डन दूसरे लोगों के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है आपकी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या है, बेसिकली वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर लगा होता है ना। ये क्वेश्चन कहीं पर पेपर में आ भी जाता है इनडायरेक्टली फॉर्म में। जीएसटी टैक्स जो है आपका प्रोड्यूसर के ऊपर लगा है क्योंकि उसने वैल्यू ऐड की है कमोडिटी की, प्रोड्यूसर के ऊपर लगा है। बट प्रोड्यूसर क्या करता है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर से वो टैक्स अर्न करता है, जीएसटी ऐड करके वैल्यू में, उसका प्राइस में ऐड करके उनको सेल ऑफ करता है। तो वो जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो इसमें आपने अपना बर्डन दूसरे के ऊपर पास ऑन कर दिया। बेसिकली एक तरह का ये रिग्रेसिव टैक्स भी है, इसको कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स आप ले लो, जीएसटी ले लो, कस्टम ड्यूटी ले लो, इनकी एग्जांपल्स ये आ जाती है। ठीक है बच्चे, ये था आपका टैक्सेस के बारे में एंड योर आपकी जो हमने डिस्कस की आज हमने रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, if you find any difficulty, if you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.